Hello students and welcome back to your online economics learning classes. So student, yesterday we have discussed the topic money and supply of money. I hope आपको वो टॉपिक क्लियर हुआ होगा. अब हमारी जो मनी एंड बैंकिंग वाली यूनिट है वो हमारी क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है. उसको अच्छे से स्टडी करना, वो वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट है. एंड बैंकिंग चैप्टर को बिल्कुल भी स्किप मत करना. ईच एंड एवरी टॉपिक उसमें बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है. So students, today we will discuss the topic government budget and the economy. Our unit name is government budget and the economy. ठीक है? So today we will study the meaning of government budget and objectives of government budget. ठीक है? First of all देखो, हमारा जो गवर्नमेंट बजट है उसका क्या मीनिंग होता है. ठीक है? As you well know, all know that कि भी 1 फरवरी को हमारा क्या किया जाता है, बजट पेश किया जाता है. ठीक है? 1 फरवरी को फाइनेंस मिनिस्टर बजट लेकर आता है. ठीक है? उसमें सबसे पहले वो ये बताते हैं कि भी उन्होंने पास्ट परफॉर्मेंस उनकी कैसी रही थी. ठीक है? पास्ट यानी कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में उन्होंने क्या क्या एक्सपेंडिचर करे थे और क्या क्या उनकी रिसिप्ट थी. और वो ये बताती है आने वाले टाइम में, आने वाले फाइनेंशियल ईयर में वो कितना एक्सपेंडिचर करेंगी और कितनी उनकी क्या होगी, रिसिप्ट होगी. तो ये होता है हमारा गवर्नमेंट बजट. देखो गवर्नमेंट बजट का क्या मीनिंग होता है. गवर्नमेंट बजट क्या होती है, एक स्टेटमेंट होती है ऑफ एक्सपेक्टेड रिसिप्ट एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर. ठीक है? गवर्नमेंट बजट क्या है, एक स्टेटमेंट है जो क्या शो करती है कि भी गवर्नमेंट के कितने रिसिप्ट होंगे और कितने ही उसके एक्सपेक्टेड क्या होंगे, खर्चे होंगे ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर. आने वाले फिस्कल ईयर में, आने वाले एक साल में कितने गवर्नमेंट खर्चे करेगी और कितने गवर्नमेंट के क्या होंगे, रिसिप्ट होंगे. वो होता है हमारा गवर्नमेंट बजट. मीनिंग ये होता है हमारा गवर्नमेंट बजट का. ठीक है? अब देखो गवर्नमेंट बजट क्यों बनाती है, क्या क्या उसके मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं गवर्नमेंट बजट बनाने के, क्यों वो गवर्नमेंट बजट बनाकर चलती है. देखो हमारा जो पहला मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है हमारा जीडीपी ग्रोथ. कंट्री की क्या करने के लिए, जीडीपी की क्या करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए गवर्नमेंट क्या बनाती है, बजट बनाकर चलती है. ठीक है? देखो एज यू ऑल नो दैट जीडीपी का मीनिंग हमारा क्या होता है, जीडीपी का क्या मीनिंग होता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. एक साल के अंदर अंदर कितने गुड्स एंड सर्विसेज हमारी इकोनॉमी में क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. अब देखो गवर्नमेंट बजट क्यों बना रही है, कंट्री की क्या करने के लिए, जीडीपी की क्या करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए. यानी कि कंट्री में ज्यादा से ज्यादा हमारी जीडीपी हो. ठीक है? जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं हमारी कंट्री में वो क्या हो, ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस हो. देखो जीडीपी की ग्रोथ कैसे करेगी, तो गवर्नमेंट अपने बजट में बताती है कि भी कितना वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या करेगी, खर्चा करेगी, कितनी वो इन्वेस्टमेंट करेगी रोड्स पे, रेलवेज पे, एयरपोर्ट्स पे. तो वो हमारी उससे अगर देखो ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट क्या करती है, इन्वेस्टमेंट करती है इंफ्रास्ट्रक्चर पे. इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड्स, हॉस्पिटल्स, एजुकेशन, इन पे ज्यादा से ज्यादा अगर गवर्नमेंट क्या करती है, एक्सपेंडिचर करती है, तो कंट्री की जो जीडीपी होती है वो क्या होती है, ज्यादा से ज्यादा होती है. तो वो अपने बजट में क्या बताकर चलती है, कितना वो इन्वेस्टमेंट करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर पे. ठीक है? सेकंड आता है हमारा जीडीपी की ग्रोथ में ये बताया जाता है कि भी टैक्स रिबेट्स एंड सब्सिडीज. इसमें देखो क्या बताती है गवर्नमेंट, अगर तो गवर्नमेंट क्या करती है, वो ये कहती है कि भी आप ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करो, आपको टैक्स की छूट दी जाएगी. टैक्स रिबेट मतलब आपको टैक्स की छूट दी जाएगी और ज्यादा से ज्यादा आपको सब्सिडीज क्या की जाएंगी, प्रोवाइड की जाएंगी. देखो जीडीपी की ग्रोथ किस तरह होगी, वो अपने ऑब्जेक्टिव में ये बताती है कितना वो
खर्चा करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर में और टैक्स की क्या देगी, छूट देगी, पब्लिक को सब्सिडीज देगी कि भी आप ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करो, तो ज्यादा से ज्यादा हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट होगी तो कंट्री की क्या होगी, जीडीपी की क्या होगी, ग्रोथ होगी। ठीक है, तो ये मेन ऑब्जेक्टिव है इसका बजट बनाने का। सेकंड मेन ऑब्जेक्टिव आता है हमारा बैलेंस रीजनल ग्रोथ। देखो बैलेंस रीजनल ग्रोथ का मतलब क्या होता है, जो अर्बन एरियाज है और जो हमारे रूरल एरियाज हैं दोनों क्या हो, हमारे इक्वली क्या हो, डेवलप्ड हो, दोनों क्या हो, इक्वली डेवलप्ड हो। देखो जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो ज्यादा से ज्यादा अर्बन एरियाज में सेटअप होना पसंद करती हैं क्योंकि उनको पता है प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है, ज्यादा होता है। तो रूरल एरियाज क्या रह जाता है, हमारा अंडर डेवलप्ड रह जाता है। तो गवर्नमेंट अपने बजट में ये कहती है कि भी दोनों जो रूरल एरियाज है और जो अर्बन एरियाज हैं हमारे इक्वली क्या होने चाहिए, डेवलप होने चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या बनाया है, SEZ। SEZ का मतलब क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इस जोन के अंदर क्या होगा, अगर कोई बैकवर्ड एरियाज में अपनी इंडस्ट्रीज वगैरह सेटअप करता है तो उससे जो लिबरल टैक्स लॉज लगाए जाएंगे, यानी कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन लगाए जाएंगे वो बहुत ही कम लगाए जाएंगे और टैक्स की उसको ज्यादा से ज्यादा छूट दी जाएगी। क्लियर है, अगर तो इससे क्या होगी, इन्वेस्टमेंट होगी कहाँ पर, हमारी बैकवर्ड एरियाज में, जिससे जो इनइक्वालिटी है रूरल और अर्बन एरियाज में वो क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। तो ये भी मेन ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट का बजट बनाने का कि भी हमारी कंट्री में क्या हो, बैलेंस रीजनल ग्रोथ हो, हर एक सोसाइटी हमारी क्या हो, इक्वली क्या हो, डेवलप्ड हो। ठीक है, थर्ड मेन इसका ऑब्जेक्टिव आता है, वो आता है हमारा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। गवर्नमेंट का बजट क्यों बनाती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जॉब्स मिले, इसलिए गवर्नमेंट क्या बनाकर चलती है, बजट बनाकर चलती है। ठीक है, मेनली जो पुअरर सेक्शन है उनकी हेल्प करने के लिए, उनको ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड हो, उसके लिए भी गवर्नमेंट क्या बनाती है, बजट बनाती है। फॉर एग्जाम्पल एक स्कीम लेकर आई थी पीछे, मनरेगा स्कीम। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये मेनली किस लिए लेकर आई थी, जो पुअरर सेक्शन है, पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को क्या करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा उनको जॉब्स प्रोवाइड हो, उनको 100 डेज की क्या की गई थी इस स्कीम में, ज्यादा से ज्यादा क्या की गई थी, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की गई थी। तो ये तो हमारे थी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। क्यों गवर्नमेंट बजट बना रही है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले। नेक्स्ट हमारे ऑब्जेक्टिव आता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। इनकम को और वेल्थ को क्या करना, दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूशन करना। इट मीन्स दैट जो रिचर सेक्शन है, जो पुअरर सेक्शन है, उनके बीच में जो इनइक्वालिटी है वो क्या करना, इसमें कम करना। देखो इनइक्वालिटी कैसे कम होगी, गवर्नमेंट अपने बजट में क्या करती है, इनइक्वालिटी कम करने के लिए क्या करती है, रिचर सेक्शन पे टैक्स क्या लगाती है, ज्यादा से ज्यादा लगाती है, और पुअरर सेक्शन को क्या करती है, ज्यादा से ज्यादा क्या करती है, सब्सिडीज क्या करती है, प्रोवाइड करती है। देखो जब गवर्नमेंट क्या लगाती है, ज्यादा से ज्यादा क्या लगाती है, टैक्स लगाती है रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को, तो उस पे उसको हम कौन सा टैक्स बोलते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्स। याद रखना इस प्रोग्रेसिव टैक्स नेम को, क्योंकि 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ जाता है, गवर्नमेंट कौन सा टैक्स का यूज करती है रीडिस्ट्रीब्यूशन, इनकम और वेल्थ को रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो आपका आंसर होगा प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स का मीनिंग क्या होता है, जैसे जैसे एक पर्सन की इनकम इंक्रीज होती रहती है, वैसे वैसे उसका टैक्स का रेट भी क्या होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। तो इनइक्वालिटी कैसे कम होगी, तो गवर्नमेंट अपने बजट में ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाएगी रिचर पे और ज्यादा से ज्यादा सब्सिडीज देगी किसको, पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को। ठीक है, क्लियर है आपको ये ऑब्जेक्टिव।
नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आता है हमारा एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, रिसोर्सेज को क्या करना, प्रॉपरली एलोकेट कर कर चलना। गवर्नमेंट अपने बजट में क्या चाहती है कि भी हमारी जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपर यूज हो। ऐसा ना हो कुछ रिसोर्सेज का ओवर यूज हो रहा है और कुछ का अंडर यूज हो रहा है। हमारी क्या होना चाहिए, प्रॉपर एलोकेशन होना चाहिए रिसोर्सेज का। वो कैसे होगा, देखो वो किस तरह होगा। देखो पहले तो देखो गवर्नमेंट क्या करती है, या चाहे हम भी देखें, पब्लिक हमारी इकोनॉमी में क्या होता है, हम वही गुड्स ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं जो सोसाइटी जिसमें प्रॉफिट क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा होता है, जिसमें प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा होगा। हमारी इकोनॉमी में वही गुड्स क्या होंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस होंगे। देखो हमारे जो पब्लिक गुड्स है उन पे जो खर्चा होता है वो कम से कम होता है। देखो पब्लिक गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, पब्लिक गुड्स वो गुड्स होते हैं विच कलेक्टिवली सेटिस्फाई ऑल द नीड्स ऑफ द पीपल एट अ सिंगल टाइम। जो एक ही बारी में सभी पर्सन की नीड्स को क्या करते हैं, पूरा करते हैं, उसको हम कौन से गुड्स बोलते हैं, पब्लिक गुड। लाइक स्ट्रीट लाइट हो गई, ये क्या है, पब्लिक गुड है। एक ही बारी में ही सभी पर्सन की नीड्स को, पूरी सोसाइटी की नीड्स को क्या कर रही है, पूरा कर रही है। पार्क्स हो गए, ये भी क्या है, हमारा पब्लिक गुड है। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि भी बिजनेसमैन क्या करता है, अपने प्रॉफिट इंक्रीज करने में लगा रहता है। ठीक है, प्रॉफिट इंक्रीज करने में वो उन्हीं गुड्स की प्रोडक्शन ज्यादा करते हैं जिसमें उसको इनकम ज्यादा होगी, जिसमें उसको प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो वो सोशल वेलफेयर के गुड्स क्या करते हैं, कम से कम प्रोड्यूस करते हैं। यानी कि पब्लिक गुड्स पे खर्चा करना कम से कम करते हैं, कम करना पसंद करते हैं। और क्या करते हैं, अपनी प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा करने के लिए वो क्या करते हैं, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी कर देते हैं। यानी कि पेड़ को काट लेते हैं, जिससे क्या होता है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी हो जाता है। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है, हमारी जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपरली क्या हो, एलोकेशन हो, प्रॉपर यूज हो, उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए रिसोर्सेज का। तो गवर्नमेंट क्या करती है, अगर क्या करते हैं कि भी हम पब्लिक गुड्स हमारी कंट्री में ज्यादा से ज्यादा अगर प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेंगे तो उन्हें क्या दी जाएगी, टैक्स की छूट दी जाएगी। ठीक है, और जो एनवायरनमेंट को डिग्रेडेट करेंगे तो उनपे ज्यादा से ज्यादा क्या चार्ज की जाएगी, सब्सिडीज क्या की जाएगी, चार्ज की जाएगी। तो इस तरह गवर्नमेंट क्या करती है, प्रॉपरली एलोकेशन करती है रिसोर्सेज का। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। गवर्नमेंट क्या चाहती है, हमारी इकोनॉमी में क्या बनी रहे, स्टेबिलिटी बनी रहे। देखो हमारी इकोनॉमी में स्टेबिलिटी कैसे बनी रहेगी, यानी कि हमारी इकोनॉमी में जो इन्फ्लेशनरी गैप है और जो डिफ्लेशनरी गैप है वो बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, इन्फ्लेशनरी गैप में क्या होता है, जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि जो एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो जाती है एग्रीगेट सप्लाई से, यानी कि इकोनॉमी में खर्चे तो ज्यादा हैं, इकोनॉमी में खर्चे ज्यादा हो रहे हैं लेकिन इतनी प्रोडक्शन हमारी नहीं है। ठीक है, और डिफ्लेशनरी गैप कौन सा होता है, जहां पर खर्चे क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, जहां पर हमारा एडी एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है एग्रीगेट सप्लाई से। ठीक है, तो इस सिचुएशन को करेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट अपने बजट में, अगर तो देखो इन्फ्लेशनरी गैप है तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपने खर्चे क्या कर देती है, कम कर देती है। अपने जो खर्चे है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, वो क्या हो जाती है, कम हो जाते हैं, और गवर्नमेंट के जो रेवेन्यू है वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप की सिचुएशन को क्या करने के लिए, करेक्ट करने के लिए। ठीक है, देखो गवर्नमेंट अगर डिफ्लेशनरी गैप हो तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने खर्चे तो बढ़ा देगी लेकिन अपने रेवेन्यू है वो क्या कर देगी, कम कर देगी। क्योंकि इन्फ्लेशनरी गैप में आपको मैंने अभी बताया कि भी गवर्नमेंट के जो खर्चे होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा होते हैं, इकोनॉमी में खर्चा ज्यादा से ज्यादा हो रहा है, तो गवर्नमेंट यहाँ पर अपने खर्चे कम कर देगी और अपने रेवेन्यू बढ़ा देगी। रेवेन्यू कैसे बढ़ाएगी, बाय इंक्रीजिंग द टैक्स रेट। टैक्सेस गवर्नमेंट की रिसिप्ट क्या है, हम टैक्स देते हैं तो गवर्नमेंट की वो क्या हो गई, रिसिप्ट हो गई। टैक्सेस यहाँ पर बढ़ा देगी तो इससे गवर्नमेंट के रिवेन्यू क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। यहाँ पर गवर्नमेंट के रिवेन्यू कम कैसे होंगे, जो टैक्सेस है वो कम कर देगी, यानी कि जो सब्सिडीज है वो कर देगी। आया समझ इतना,
यहाँ पर गवर्नमेंट अपने खर्चे क्या कर देगी, कम, यानी कि जो सब्सिडीज दे रही थी वो अब नहीं देगी, या बढ़ाएगी कैसे, जो सब्सिडीज दे, ज्यादा से ज्यादा पेंशन बढ़ाएगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सिडीज क्या करेगी, प्रोवाइड करेगी। इस तरह इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप की सिचुएशन को करेक्ट करेगी। बाकी जो आपका क्लैरिटी में पूरा डिटेल में मीनिंग है इन्फ्लेशनरी गैप एंड डिफ्लेशनरी गैप, वो आपका एग्रीगेट डिमांड यूनिट है, उसमें आप स्टडी करोगे। अभी जस्ट आप इतना ही समझो, इसमें खर्चे ज्यादा हो जाते हैं, इसमें खर्चे कम हो जाते हैं, इसमें गवर्नमेंट अपने खर्चे कम कर देती है, रेवेन्यू बढ़ा देती है। क्लियर है? तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। स्टूडेंट्स, ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं। कोई एक ही ऑब्जेक्टिव 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग आ जाता है, एंड ये जो ऑब्जेक्टिव है, ये वाला ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है, ये वाला ऑब्जेक्टिव भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। इन ऑब्जेक्टिव को अच्छे से लर्न करना, अच्छे से डिटेल में स्टडी करना। मैंने पहले ही बोला है, एक ऑब्जेक्टिव आपका 3 और 4 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाता है, और आप पैराग्राफ की जगह पॉइंट्स में अगर एक्सप्लेनेशन दोगे वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स में पहले ही मैंने बोला है कि भी ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंटेशन आपकी क्या करती है, मायने रखती है। ठीक है, जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन होगी उतने अच्छी आपको क्या मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे। सो आई होप आपको ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट टॉपिक क्लियर हुआ होगा। तो इस टॉपिक को अच्छे से स्टडी करना, एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने फ्रेंड्स को इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू एवरीवन।